हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास तक। हम लोग मध्य प्रदेश की जो टाइगर सीरीज श्रृंखला चल रही है, प्रत्येक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। और आप सभी को अभी 2 दिन से वीडियो ना मिलने का कारण था, पुष्पेंद्र सर की मैथ की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आप सभी तक पहुंची होगी। और अभी आप रीजनिंग की क्लास भी उनसे देखेंगे। मैथ और रीजनिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। और जीएस में आपको कुछ दिन बाद ही इंडियन जियोग्राफी भी प्रारंभ की जाएगी। देखिएगा, आप एक बार विजिट कीजिए चैनल पर और आपको बिल्कुल सारे वीडियो मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीएस, आपको हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्टों की श्रृंखला आपको निःशुल्क मिलेगी। बस एक बार विजिट कीजिए और कंटिन्यू बने रहिएगा। आज इस श्रृंखला का सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला एमपी के अंदर, 1 मिनट रुक जाइए, टेक्निकल इशू है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज आपका इस श्रृंखला का आज जलवायु से क्वेश्चन लिए गए हैं और मध्य प्रदेश की जलवायु हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम जलवायु को समझें तो जलवायु होता क्या है। अगर हम लोग जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु से पॉइंट पूछे गए हैं और जलवायु से कई बार क्वेश्चन किए गए हैं। वायुमंडल में दीर्घकालीन अवस्था को, किसको? वायुमंडल में दीर्घकालीन अवस्था को जलवायु कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन कई बार पूछा गया है। आज सारी क्वेश्चन जलवायु से हैं। किसमें? वायुमंडल में दीर्घकालीन अवस्था। एक वर्ड और जनरेट होता है, आप सभी ने सुना होगा, मौसम। एक वर्ड जनरेट होता है, कौन सा? मौसम। तो मौसम को अगर हम लोग बात करें तो दीर्घकालीन की जगह यहां होगा अल्पकालीन। वायुमंडल में अल्पकालीन अवस्था के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ये दोनों वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे इस श्रृंखला में भी। तो जलवायु की डेफिनेशन ध्यान रखना है, वायुमंडल में दीर्घकालीन चेंजेस जो होते हैं वो हम लोग जलवायु, और वायुमंडल में अल्पकालीन जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग मौसम कहते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा है। गलत मत कर दीजिएगा क्योंकि हम बुंदेलखंडी, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखते क्या है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, और पचमढ़ी लगा के आ जाएंगे आप। इसमें पूछा है औसत वर्षा वाला जिला, कौन सा वर्षा वाला? औसत वर्षा वाला। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके पास बालाघाट, होशंगाबाद, शिवपुरी और बैतूल है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बालाघाट के साथ। किसके साथ जाएगा? अभी क्यों जाएगा, इसका रीजन ये है कि औसत वर्षा सबसे ज्यादा बालाघाट के अंदर होगी। औसत पूछा है, ना कि सर्वाधिक वर्षा। इस बात को भी पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम बालाघाट की बात कर लें तो हम भरवेली खान के लिए इसको पढ़े थे। किसके लिए? भरवेली खान। और भरवेली खान के लिए हम भरपूर पढ़े थे इसको। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? भरवेली। आपने पिछले वीडियो को देखा ही होगा। भरवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज। तो हमारे पूरे भारत के अंदर और एशिया प्रसिद्ध खान है। कैसी प्रसिद्ध है? एशिया प्रसिद्ध। एशिया प्रसिद्ध समझते ही होंगे आप, एशिया प्रसिद्ध चौड़े मुंह की खान। एशिया प्रसिद्ध कैसे मुंह की खान? चौड़े मुंह की खान भरवेली। आपको बालाघाट से ही ध्यान रखना है और राइट आंसर भी बालाघाट ही है। और यहां से एक खान का नाम ध्यान रखो, मलाजखंड। कौन सा? मलाजखंड। एक खान भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और एमपी में सबसे अधिक लोहा, ध्यान रखो, लोहा भी कहां होता है? यही बालाघाट में ही। और एमपी में सबसे अधिक वन भी कहां होते हैं? बालाघाट में ही है। दूसरा, अगर लिंगानुपात पूछ ले भैया आपसे तो लिंगानुपात भी कहां का सर्वाधिक है? बालाघाट का ही है। तो बालाघाट से रट लो। और एमपी के अंदर तालाबों से सिंचाई सर्वाधिक बालाघाट और सिवनी में ही होती है। तो बालाघाट को कई सारे पॉइंटों में रट लीजिएगा।
MBPSC पुराने ओल्ड पेपर्स देखिए आप, ये सारे पॉइंट आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो इस श्रृंखला में आप कंटिन्यू अंत तक बने रहें और बालाघाट हमारा राइट आंसर होगा। अच्छे से ध्यान रखना है कौन सा जिला, बालाघाट कई बार पूछा गया है। ऑप्शनों पर चले हम। ऑप्शन में होशंगाबाद, शिवपुरी और बैतूल है। कौन कौन सा है? होशंगाबाद, शिवपुरी और बैतूल। अगर होशंगाबाद की बात कर ले तो यहीं पर लिखेंगे, कुछ नहीं, आप पिछले वीडियो उठा के देखें और कंटिन्यू उसको पढ़ें। होशंगाबाद में पचमढ़ी है, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और पचमढ़ी में ही MP में सर्वाधिक वर्षा होती है और पांडव गुफाएं भी यही है। इटारसी जंक्शन सिक्योरिटी पेपर मिल, कौन सी पेपर मिल? सिक्योरिटी पेपर मिल भी कहाँ? होशंगाबाद। कई सारे पॉइंट होशंगाबाद से आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शनों पर नहीं जाएंगे। ऑप्शनों पर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। शिवपुरी औसत ऑल टेम्परेचर सबसे कम पाया जाता है। शिवपुरी से ध्यान रखो, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा गया है भैया, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। कब हुई? 1958 में। और इस बात को अभी अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें जॉर्ज कैसल नामक भवन है। कौन सा? जॉर्ज कैसल। कौन सा भवन है? जॉर्ज कैसल नामक भवन, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। किसके लिए? माधव में है ना, इसलिए प्रसिद्ध है। और माधव में कहां पर? ऊंची चोटी पर। कहां पर? ऊंची चोटी। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भवन कई बार पूछा गया है। अगर ऑप्शन में बैतूल है, बैतूल तो ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट। PSC के पुराने पेपर उठा के देखिएगा आप, सीधा क्वेश्चन था ग्रेफाइट उत्पादन में कौन सा जिला आगे? कौन से उत्पादन में? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट उत्पादन में कौन सा जिला? बैतूल। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, पुराने पेपर्स पढ़िए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिए, ग्रेफाइट उत्पादन में कौन सा जिला आएगा? बैतूल। और बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम और बैतूल के पत्थरखेड़ा से कोयले का उत्खनन भी किया जाता है। तो बैतूल से अच्छे से ध्यान रखना है। और ग्रेफाइट के पापा कौन है? कार्बन, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए। और एक भाई हीरा। कौन सा है इसका भाई? हीरा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से, वीडियो को शेयर करते जाएं जरूर। आपको यही इसी YouTube चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, GS में अब इंडियन जियोग्राफी होगा, बस 2 दिन की बात है। जियोग्राफी मिलेगा आपको, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, सब कुछ मिलेगा, धैर्य रखो। और बाकी आपको हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी जल्दी होगी, सारी क्लासेस निःशुल्क होगी, बस आप पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए सबसे जो सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? MP में ऋतु वेधशाला पूछी गई है कई बार। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला एक करती क्या है? मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करती है। मौसम संबंधी, ध्यान रखिएगा, किससे? मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का काम किसका है? एकत्रित करती है ऋतु वेधशाला। कौन करती है? ऋतु वेधशाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो इंदौर के साथ जाएगा। राइट आंसर कहां पर है? इंदौर। अगर इंदौर से ही हम बात कर लें तो स्वच्छता की दृष्टि से देश का प्रथम शहर, स्वच्छता की दृष्टि से कौन सा है? देश का प्रथम शहर। और दूसरा इंदौर से ही ध्यान रखना है आपको, होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, अहिल्याबाई की नगरी, पढ़ा चुके हैं इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। आपको सारे पॉइंट और सारे जिले आपको कवर करवाए। इंदौर ही ध्यान रखिएगा। IIT और IIM संस्थान कौन कौन सी पूछा गया है? IIT और IIM संस्थान, इसी को बोलते हैं मिनी मुंबई। इसी को क्या बोलते हैं? मिनी मुंबई। और इसी को बोलते हैं सूती वस्त्र उद्योग की नगरी, और इसी को बोलते हैं खेल राजधानी। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला, और MP में लड़कों का जो साक्षरता सबसे ज्यादा वो कहाँ का है? इंदौर का। बहुत सारे पॉइंट, इसलिए आपसे कहते हैं सीक्वेंस से देखें।
कैसे देखें, सीक्वेंस से। राइट आंसर जो होगा इंदौर, जबलपुर संगमरमर की नगरी के लिए, धुआंधार जलप्रपात के लिए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर, कृषि विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गवर्नमेंट व्हीकल फैक्ट्री, गवर्नमेंट गन गैरेज फैक्ट्री, ये सारी फैक्ट्रियां भी जबलपुर भी सब पढ़ाए हैं। सतना मैहर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ ये जिला प्रस्तावित है। किसके लिए? मैहर। और दूसरा इसमें ये चित्रकूट है, इसमें ये क्या है? चित्रकूट। और सतना से ही टॉन्स नदी का उद्गम होता है। तो किस नदी का? टॉन्स नदी का। और सतना से सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां, कौन सी फैक्ट्रियां? सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर सीमेंट फैक्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है, सीमेंट फैक्ट्री में सबसे आगे कौन सा जिला है? सतना ही है। तो सतना से भी कई सारे पॉइंट। और जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, मध्य प्रदेश में सड़क घनत्व कहां पर? एमपी में सड़क घनत्व कहां है? तो भैया सतना में ही है। आप पढ़े हैं डिंडोरी, इसको रट लो। क्यों? यही पूछा गया। यहाँ पर है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब जीवाश्म तो आप सभी जानते हैं ना, मध्य प्रदेश में सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यही है जो 1968 में स्थापित हुआ। और एमपी का सबसे छोटा है, 0.27 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 0.27 एमपी में सबसे छोटा यही, और एमपी में सबसे बड़ा कानाकिसली। तो सबसे बड़ा और छोटा आपको लर्न करना है। और मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी के शाहपुरा जिले में, शाहपुरा तहसील में मौजूद है। ये सारा पॉइंट आपको इससे भी कवर करना है, सेकंड पर बढ़ेंगे हम आगे। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में आज सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जलवायु के। किसके हैं? मध्य प्रदेश की जलवायु से, और जलवायु से ही कई बार क्वेश्चन बने हैं। पढ़िएगा क्या है। मध्य प्रदेश में सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत का मैदान, मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। राइट आंसर जो होगा मालवा पठार। इस पठार में सम जलवायु पाई जाती है। कौन से पठार में? मालवा पठार में। इस बात को ध्यान रखिएगा, सम जलवायु के कारण ही यहाँ सर्वाधिक कृषि कार्य किए जाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि खेती हो तो मालवा जैसी। कैसी? खेती हो तो मालवा जैसी। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन? गेहूं का उत्पादन रबी की फसल में। कौन सी फसल में? रबी की फसल में गेहूं का, और खरीफ की फसल में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन इसी पठार में होता है। इस बात को ध्यान रखिए। क्षेत्र वाइज से कैसे है? क्षेत्र वाइज। अगर मालवा पठार से आपसे क्षेत्र वाइज पूछे तो रबी की फसल में सर्वाधिक गेहूं और खरीफ की फसल में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती यहाँ पर होती है, क्योंकि मृदा काली है और सम जलवायु है। मृदा भी काली है और सम जलवायु है, और सिंचित है दूसरे नंबर का सर्वाधिक। कौन सी नंबर का? दूसरे नंबर का। अगर हम ऑप्शनों पर चले जाएं, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी बताए थे आपको, सिगार। कौन सी है? सिगार। मालवा पठार में या मालवा की गंगा कौन सी नदी है? क्षिप्रा। ये भी आपको पढ़ाए थे। कई सारे पॉइंट। इसका उद्गम ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ। बहुत सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए, तो आप कंटिन्यू देखिएगा। उत्तर का मैदानी भाग, अगर इसकी हम बात कर ले, उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाती है महाद्वीपीय जलवायु। कौन सी जलवायु? महाद्वीपीय जलवायु। अब कोई बोलेगा ये क्यों पाई जाती है? इसका इसलिए पाई जाती क्योंकि चारों ओर से लैंडलॉक है, और यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। किस मैदान में? उत्तर का मैदानी भाग में। ध्यान रखिएगा। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में साधारण सर्दी पड़ती है। अगर यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो गर्मी में यहाँ न्यूनतम गर्मी और ठंडी में थोड़ी ठंडी ज्यादा पड़ जाती है। तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है, और सम जलवायु के लिए बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? लगाइएगा आंसर। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा
भिंड में होती है। कहाँ होती है? भिंड में। तो आपको राइट आंसर डी ऑप्शन पर जाना है। कहां पर होगा? भिंड। और भिंड से आप ध्यान रखिएगा, एक सबसे ज्यादा बार पॉइंट पूछा गया, मालनपुर इंडस्ट्री क्षेत्र। कौन सा? मालनपुर इंडस्ट्री क्षेत्र कहां पर है? भिंड में। यही पर सबसे ज्यादा सरसों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरसों। भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा किसकी कृषि होती है? सरसों की कृषि कार्य किए जाते हैं। तो भिंड आपको ध्यान रखना है किस संभाग में आएगा? तो चंबल संभाग। कौन से संभाग में? चंबल। ये पॉइंट आपको भिंड से ध्यान रख लेने। और भिंड किसका पड़ोसी? मुरैना का। किसका पड़ोसी है? मुरैना का पड़ोसी है। अगर ग्वालियर की बात करें तो यहां पर है रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? रूप सिंह स्टेडियम, जो कई बार पूछा गया है। बाकी के सारे पॉइंट हम आपको पढ़ाए। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी, सिंधिया वंश का निवास स्थान जय विलास पैलेस, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल फूलबाग। ध्यान रखिए ग्वालियर में। तानसेन की नगरी और तानसेन के बचपन का नाम ध्यान रखोगे ना? क्या नाम है? रामतनु पांडे। और यही रामतनु पांडे जी को कई बार पूछा गया है, रामतनु पांडे। और ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये किनके समकालीन थे? समकालीन क्या? 9 रत्नों में शामिल अकबर की। किसके? अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। छतरपुर, हम छतरपुर वाले ही हैं। बताइएगा छतरपुर में क्या प्रसिद्ध है? जो पूछा चाहता है पॉइंट, ये नहीं बताना है कि सर हमारे नौगांव में तो चौराही चौराहे है, ये नहीं बोलना है। शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शिल्प कला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा ध्यान रखिएगा, खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खजुराहो के लिए। तीसरा प्रसिद्ध है चरण पादुका के लिए। किसके लिए? चरण पादुका। चौथा प्रसिद्ध है जल बिहारी का मेला। कौन सा मेला? जल बिहारी का मेला। ये पॉइंट पूछे गए हैं सारे। और छत्रसाल की नगरी तो हम समझते ही हैं। तो छतरपुर से, हाँ बिल्कुल, छतरपुर में भैया एक शिवम भैया कह रहे हैं भीम कुंड है। सॉरी, भीम, बिल्कुल हाँ, बागेश्वर धाम, भीम कुंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। भीम कुंड की कहानी सुनाते हैं आपको। और बागेश्वर धाम को सुन लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, पीएससी में पूछ चुका है। ये जितने पॉइंट आपको समझा रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खजुराहो को क्या कम समझते हैं? ये पूछा गया है 950 से 1050 में मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा। पहले 85 मंदिर थे, आज 25 मंदिर हैं। और 86 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यहाँ जितने जो पॉइंट आपको लिखवाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में, या पीएससी या कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड या एमपीएसआई या एसएससी या बैंकिंग या अन्य सारे एग्जामों में आपको मिलेंगे देखने के लिए। आप पुराने पेपर्स पढ़ें, वो सारे पेपर्स के क्वेश्चन है। और आपको आने की प्रबल संभावना भी इन्हीं से है। अगर भीमकुंड की बात करें तो ये इतना गहरा है, इतना गहरा है। कौन से गांव के पास है? बाजना। और बाजना गांव कहाँ है? अपने छतरपुर में ही है। भीमकुंड इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि समझ लीजिएगा गोताखोर आज तक पता नहीं लगा पाए। और कई बार टीम पहुंच चुकी है, कई बार टीम क्या हुए? पहुंच चुकी है। बस इतना पता लगा पाए कि नीचे जाते हैं बहुत नीचे, तो वहां पर एक तीव्र जलधारा है। अगर गोताखोर उस जलधारा में गए तो पता नहीं फिर कहां चले जाएंगे। क्योंकि बाजना बक्सवाहा वाला एरिया, कौन सा? बक्सवाहा वाला क्षेत्र है। तो वहां पर आपको बाजना गांव मिलेगा, वहीं पर भीम कुंड है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और बागेश्वर धाम भगवान बचाए, ठीक है। आप सभी समझते ही हैं बागेश्वर धाम को, बहुत हाईलाइटेड रहे। आप सभी गुरुजी के दर्शन करने जरूर जाएं, ठीक है। अभी पॉपुलर है बागेश्वर धाम, तो आप सभी जा सकते हैं, अपने छतरपुर जिले में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब चमकती हैं? कब? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब चमकती है? एक पॉइंट पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें। अब राइट आंसर कौन सा होगा? 21 जून, आप सभी जानते हैं। देखिए कर्क रेखा क्या है।
हमारी पृथ्वी है, मान लीजिएगा अंडा आकार में है, इसको वैसे तो आकृति जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड। ये भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसलिए कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्योंकि बीच से ली गई। पृथ्वी का ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसको एक नाम और दिए भूमध्य। मतलब पृथ्वी के मध्य से खींची जाने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कई नामों से जानी जाती है। ऊपर की जो 23.5 डिग्री से है वो कर्क रेखा है, और नीचे की जो 23.5 डिग्री से है वो मकर रेखा है। ये कौन सी है? मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। और ये कौन सी है? कर्क रेखा। कई बार पॉइंट इनसे भी बने हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, जो सूर्य की किरणें हैं, किसकी किरणें? सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही जाती है। कहां से कहां तक? कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही जाती है, बाकी का कहीं जाता ही नहीं सूर्य। कहां से? यहां से। आप ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक, कर्क टू मकर। बाकी सूर्य की किरणें ना नीचे जाएंगी ना ऊपर जाएंगी, और नीचे ऊपर नहीं जाती हैं। तो वहां के लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल गोरे। इस बात को भी ध्यान रखिए। जैसे रसिया, हमारे भारत के ऊपर आप जाएंगे ना तो चीन मिलेगा। अब चीन मिलेगा तो कर्क रेखा तो भारत के मध्य से है, तो उत्तर भारत में थोड़ी सा आपको गोरे लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जलवायु ऐसी है। फिर और ऊपर चले जाएंगे ना चीन में, बिल्कुल गोरे मिलेंगे। फिर ऊपर चले जाएंगे तो मंगोलिया मिलेगा। फिर और ऊपर में चले जाएंगे तो रसिया, और रसिया के तो समझते ही हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा स्फूर्ति होती है उनमें। जितने उत्तर भारत के लोग हैं वो सबसे बड़े आलसी होते ही हैं। गर्मी का प्रकोप है। किसका? गर्मी का। लेकिन जहां ठंडे प्रदेशों के होते हैं वो थोड़ी कम आलसी होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें हमें बताना 21 जून को चमकती है लंबवत। कब चमकती है? 21 जून को। अगर मकर रेखा की बात करें तो 22 दिसंबर को लंबवत चमकती है। अगर इसकी बात करें तो 21 मार्च को यहां पर चमकेगी, और 23 मार्च को एक बार और चमकेगी। 23 सितंबर को। ये डेटें आपको ध्यान रखना है सारी की सारी। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कंटिन्यू चमकेगी। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर कंटिन्यू चमकेगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर कंटिन्यू चमकेगी। और ये वाला जो क्षेत्र देख पा रहे हैं आप, यहां से यहां तक का कर्क टू मकर रेखा वाला, इसी क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय यही है, कर्क टू मकर रेखा वाला क्षेत्र। इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 21 जून के साथ। कर्क ध्यान रखो, मकर ध्यान रखो, और भूमध्य रेखा पर कब कब चमकती है वो भी आप ध्यान रखिए। बाकी आपको अक्षांश देशांतर की कहानी आपको डिस्कस की जाएगी, बशर्ते 1-2 दिन और वेट करें। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरेगी, कैसे गुजरेगी, कहां से आई है, कहां को जाएगी, क्या क्या होगा इस पृथ्वी के अंदर, भूगोल। 2 दिन और वेट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश कब होता है? एमपी में मानसून का प्रवेश कब होता है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा। कब होता है? आपके पास ऑप्शन है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जून में ही होता है। कब होता है? जून में। और जून से ध्यान रखिएगा, जून से ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत में, कहां पर? भारत में भी भैया जून में ही आ जाता है। और एवरेज मानी जाती है 1 जून। डेट कौन सी मानी जाती है? बाकी आप कह सकते हैं 2-3 दिन आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, वो मानसून के ऊपर है। वो आएगा सबसे कहां? पहले केरल। कौन से राज्य में? केरल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि केरल राज्य में, देश में सबसे पहले मानसून आता है। तो मध्य प्रदेश में भी जून में ही आ जाता है, भले कम बरसे, भले ही कम बरसे, लेकिन प्री मानसून कैसे स्टार्ट हो जाता है? सिर्फ जून माह में ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रख लेने कि मध्य प्रदेश में मानसून का प्रारंभ, राइट आंसर होगा जून के साथ जाएगा।
दूसरा पॉइंट जो है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना चाहता है? ग्रीष्म ऋतु को, अब पूछा गया है तो ग्रीष्म ऋतु को जाना चाहेगा यू नाला। क्या कहते हैं हम लोग? बी ऑप्शन के साथ जाएगा ग्रीष्म ऋतु, आपको ध्यान रखना है यू नाला ऑप्शन के साथ जाएगा। हाँ, वो हवा है, वो क्या है? लू जो है ना वो हवा है। ध्यान रखिएगा, गर्मियों में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? राजस्थान। कहां पर? राजस्थान। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा लू चलेगी, आपको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? ये वर्षा से भी क्वेश्चन है, तो आपको जुलाई, नवंबर, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी और जून, सितंबर, यहाँ पर एमपी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और देश में भी 1 जून से 15 सितंबर तक वर्षा होती है। राइट आंसर यही होगा हमारा, मध्य प्रदेश में भी इसी में सबसे ज्यादा वर्षा और एवरेज औसत वर्षा बालाघाट में, और सबसे ज्यादा वर्षा पचमढ़ी। सबसे ज्यादा कहाँ होगी? पचमढ़ी। और पचमढ़ी में 199 से 208 सेंटीमीटर तक लगभग। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? पचमढ़ी। और सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? भिंड। कौन से जिले में? भिंड में। तो हमारा राइट आंसर जाएगा अधिकांश वर्षा से ऑप्शन पचमढ़ी। अधिकांश वर्षा कहाँ होगी? पचमढ़ी। और कब से कब तक? जून से सितंबर तक। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए किस रेखा पर जिम्मेदार है? अभी हम आपको रेखाएं ही समझाए थे, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यही समझाए थे ना। ये तीनों रेखाएं हैं जो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में पृथ्वी के चित्र पर, तो हमारे एमपी की उष्णकटिबंधीय जलवायु स्वरूप प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अगर इसकी बात करें मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से। कितने जिलों से? 14 जिलों से। अगर कोई पूछ ले आपसे कि संभाग कितने, तो 6 संभाग जाएंगे। कितने संभाग? 6 संभाग। संभागों में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, भोपाल के 5 जिलों से, ये ध्यान रखिए। सागर के 2 जिलों से, उज्जैन, ये सारे संभाग हैं, ध्यान रखिएगा। उज्जैन के 3 जिलों से, जबलपुर के 2 जिलों से, शहडोल के 2 जिलों से, एक कौन सा बचा है? भोपाल के 5, 8, 10 और 4, 14, सॉरी हाँ, 14 जिलों से 5 संभाग जाएंगे। कितने संभाग? 5, 6 नहीं जाएंगे, 5 ही जाएंगे। भोपाल एक संभाग है, सागर भी एक संभाग है, उज्जैन भी एक संभाग है, और जबलपुर भी एक संभाग है, और शहडोल भी एक संभाग है। तो 5 संभागों को आपको ध्यान रखना है और 14 जिलों को ध्यान रखना है। 10 और 4, 14। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 बराबर पार्टों में, जैसे भारत को डिवाइड करती है वैसे मध्य प्रदेश को भी डिवाइडेशन का कार्य, अगर भारत की बात करें तो 8 राज्यों से गुजरती है। कहां से? 8 राज्यों से। 8 राज्य आपको पता भी है, पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, ट्रिक से पढ़ लीजिएगा आप। तो कर्क रेखा ध्यान रखना है। कर्क रेखा की अगर स्थिति की बात कर ले तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से ईस्ट टू वेस्ट खींची गई है। ईस्ट टू वेस्ट। और कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ये सारे पॉइंट रट लीजिए, राइट आंसर जाएगा कर्क रेखा। हमारे मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करने का श्रेय जो है वो किसको? कर्क रेखा को है। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, एमपी का चेरापूंजी। तो चेरापूंजी की बात कर लें सबसे पहले, ये मेघालय राज्य में। कहां पर है? मेघालय राज्य में। पहले प्राचीन डाटा, कुछ सालों का पहले डाटा उठा के देखें तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती थी। कहाँ? चेरापूंजी में। लेकिन अब होती है मौसिनराम में। कहाँ होती है? मौसिनराम। यहाँ 1000 सेंटीमीटर, मोचिनराम भी कोई लिखता है,
तो यहां पर 1000 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है। कई लोग मोचन नाम भी ऐसे लिखते, 1000 सेंटीमीटर प्लस वर्षा, तो ये भी मेघालय में है और चेरापूंजी भी मेघालय में। होती किन रीजनों से है ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहाड़ियां हैं कुछ, खासी, गारो, जयंतिया। इन पहाड़ियों के कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इन पहाड़ियों के कारण सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर? देश के मेघालय राज्य में, और हमारे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी तो पचमढ़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पचमढ़ी, क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा पचमढ़ी में ही पानी बरसता है। और पचमढ़ी से कुछ पॉइंट ध्यान रखो, पांडव गुफाएं यहीं पर है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसकी रानी? सतपुड़ा की रानी, ये ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी किस श्रृंखला में मौजूद है? महादेव श्रेणी में। कौन सी? महादेव श्रेणी। और पचमढ़ी के पास ही कौन सा शिखर है? धूपगढ़। कौन सा शिखर है? धूपगढ़, जो एमपी का सर्वोच्च शिखर है। एमपी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी, और पूरे हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। और भारत में हिमालय का कंचनजंगा पढ़ाएंगे आपको सारे पॉइंट। सतपुड़ा की बात कर लें तो धूपगढ़ इसी का सर्वोच्च शिखर है। मालवा पठार अभी आपको डिस्कस किए थे, सिगार ऊंची चोटी है। कौन सी? सिगार। सेकंड क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस माह में पाया जाता है? देखिएगा, हमारे एमपी के अंदर सबसे कम तापमान, मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस माह में? तो राइट आंसर जाएगा जनवरी में। एमपी में सबसे कम तापमान पाया जाता है। ई ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर होगा। आप सभी को मध्य प्रदेश की जलवायु के क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और अगर समझ पाए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लिए प्रतियोगिता आयोजित भी की जा रही है, गॉट टैलेंट टेस्ट प्रतियोगिता। आप उसमें रजिस्ट्रेशन चालू है, भाग भी ले सकते हैं। और आप चैनल पर कंटिन्यू विजिट कीजिएगा, आपको सारी क्लासेस यही निःशुल्क मिलने वाली है। बशर्ते वीडियो देख करके एक बार शेयर जरूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, हम अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। Mal.